नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जेडीयू से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जेडीयू से आ रही है। जेडीयू की तरफ से हलचल जेडीयू में तेज हो गई है। संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है और नीरज कुमार को जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बैठक की और बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो संजय सिंह जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, उनको जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अब नीरज कुमार को जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, सबसे पहले सवाल यही कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है संजय सिंह को हटाकर नीरज कुमार को लाया गया है? देखिए, हाल के दिनों में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि नीरज कुमार हर मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दे रहे थे। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता था, नीरज कुमार मुखर होकर हमला बोलते थे। और आपको याद होगा कि राजद का जब 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो उन्होंने आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संजय सिंह के बारे में ये बार बार आरोप लग रहा था कि संजय सिंह को जितना मुखर होना चाहिए था मुख्य प्रवक्ता के तौर पे, वो उतने मुखर नहीं थे और एक जाति विशेष के लोगों से घिरे रहते। ऐसा आरोप जेडीयू के हमारे सूत्र ने बताया कि जेडीयू के अंदर खानी इस बात की चर्चा थी और यही वजह है कि संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और इस प्रवक्ता की लिस्ट में अगर आप देखें अनूप, तो इसमें अरविंद निषाद, जो पहले जो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई तो उसमें अरविंद निषाद को भी हटा दिया गया था, लेकिन अब जो नई लिस्ट जारी है उसमें अरविंद निषाद को भी किया गया। लेकिन नीरज कुमार का मुख्य प्रवक्ता बनने का मतलब साफ है कि हाल के दिनों में जब से नीरज कुमार मंत्री पद से हटे थे और जब प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई थी हाल के दिनों में, उसमें नीरज कुमार का नाम नहीं था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि जेडीयू की तरफ से सबसे मुखर हमलावर के रूप में नीरज कुमार, जब भी विरोधी कोई आरोप लगाते थे नीतीश कुमार पे तो नीरज कुमार मुखर होकर हमला बोलते थे। तो नीरज कुमार को प्रवक्ता की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया, जबकि नीरज कुमार आधिकारिक रूप से प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके ये माना जाता था कि नीरज कुमार सबसे मुखर है तो उनको शामिल करना चाहिए था। उसके बाद ये ताजा घटनाक्रम ये घटा है कि संजय सिंह को हटा के मुख्य प्रवक्ता जो अब तक थे उनके जगह नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। आनंद, क्या इसे हम ये भी माने कि जेडीयू ने अपनी कार्यशैली में भी काफी तब्दीलियां लाई हैं? उमेश कुशवाहा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बाबत ये मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला भी, और इस तरह के बदलाव संगठन में कई स्तरों पर आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, कल ही दोपहर में जब हम लोगों ने उमेश कुशवाहा से बातचीत किया था तो उन्होंने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और फेरबदल का मकसद साफ है कि पार्टी को पूरी तरीके से गतिशील रखना। और उसी सिलसिले में कई सारे लोगों की नए 200 प्रभारियों की जो नियुक्ति की गई उसी कड़ी में देखा गया था। और आज चूंकि अभी इस वक्त विपक्षी पार्टी बेहद मुखर है और कई बार जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू की बीजेपी, वो भी कई बार इशारे में नीतीश कुमार पर हमला बोलती है। तो अब तक उपेंद्र कुशवाहा और नीरज कुमार ये मुखर होकर जवाब देते थे, लेकिन अब जब नीरज कुमार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के तौर पे मनोनीत कर दिया गया है तो अब ये माना जा सकता है कि जेडीयू अपने कार्यशैली में बदलाव तो कर ही रही है और अब बेहद मुखर होना चाहती है कि विपक्षी पार्टी कोई भी आरोप लगाए तो जेडीयू उसी तरीके से मुखर होकर हमला करे। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीरज कुमार ने लगातार हमला किया था अपने विरोधियों पर, लेकिन वो प्रवक्ता की लिस्ट में नहीं थे। अब जब पार्टी ने उन्हें इनाम दिया और मुख्य प्रवक्ता के तौर पे उन्हें मनोनीत किया तो इसे साफ है कि नीरज कुमार के बहाने वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रवक्ताओं का नाम आया है और ये लेटर जारी किया गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, उमेश कुशवाहा की तरफ से। और देखिए, इसमें नीरज कुमार का नाम सबसे ऊपर रखा गया और नीरज कुमार को जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया, जबकि संजय सिंह जो पहले मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे उनको इस पद से हटा दिया गया। वहीं अरविंद निषाद का नाम भी इसमें जोड़ा गया है। पहले जो लिस्ट आई थी इससे पहले उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन ये लिस्ट जो है इसमें अरविंद निषाद का नाम भी है। तो देखिए, फिर बदल जेडीयू के संगठन में भी हो रहा है। शायद कार्यशैली में बदलाव की तस्वीर आगे भी दिखाई देगी। और वहीं दूसरी तरफ पटना में देखिए, सांसद जो है ललन सिंह, उन्होंने मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। अब इस मुलाकात के साथ बात क्या हुई, ये चर्चा इस वक्त जरूर राजनीतिक गलियारे में होती हुई कि आखिर इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या था, जिसमें ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की। हालांकि जब मीडिया ने उनसे इस बाबत पूछना चाहा कि आखिर इस बातचीत के पीछे का मकसद क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, खुलासा नहीं किया कि किस विषय पर चर्चा की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा कि यात्रा को लेकर यह मुलाकात की गई थी और इसी मुलाकात में उस यात्रा के संबंध में चर्चा की गई है। तकरीबन 1 घंटे तक ये बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के पीछे का लब्बो लुआब क्या था, किस मुद्दे पर चर्चा हुई 1 घंटे तक, इसे लेकर ललन सिंह ने कन्नी काट ली।
मुलाकात करने के लिए ये नेता है क्या हम दोनों साथी हैं, ऐसा बतिया रहे हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जदयू में हलचल तेज हो गई है। जदयू सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से इस वक्त मुलाकात की है। उपेंद्र जी, काफी लंबी बातचीत हुई आप दोनों की। देखिए, बातचीत तो हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं और उसी क्रम की मुलाकात है। इसको कोई मंत्री परिषद से जोड़कर मत देखिए। एक साथ पटना में है तो कभी हम उनके यहाँ कभी हमारे यहाँ, तो ये तो चलते रहता है। इसमें कोई राजनीति की नज़र से इसको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, एक ही सीट पर जदयू को समझौता करना पड़ा, आपसे मुलाकात हो रही है, ललन सिंह किसी से मिल नहीं रहे थे। मिल नहीं कैसे रहे थे, आप देख रहे हैं इतने सारे लोगों से अभी मुलाकात हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मंत्री परिषद का सवाल है तो मंत्री परिषद का मामला तो खत्म हो गया, पटाक्षेप हो गया उसका। अब उस पर क्या चर्चा होगी? पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन उसके बाद की जो सियासत है वो अब दिख रही है जदयू के अंदर। उसके बाद की सियासत मंत्री परिषद को लेकर कहीं से नहीं है। बाकी रूटीन वर्क पार्टी का है, जो चलता है आगे चलेगा। क्या बात हुई आप लोग दोनों में? काफी लंबी बातचीत आप दोनों में थी। अब बातचीत क्या हुई, हम लोग बैठकर नाश्ता किए, एक साथ चाय पिए, पार्टी को कैसे आगे और मजबूत करना है। जो दौरा का कार्यक्रम हमारा अभी शुरू हो रहा है तो उसको कैसे फिर उधर मुंगेर भागलपुर के इलाके में करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। तो भले उपेंद्र कुशवाहा ये बताना नहीं चाह रहे हूँ कि बात क्या हुई, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद बिहार में सियासत करवट लेती नजर आ रही है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बिल्कुल हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए पटना से। शैलेंद्र, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरगर्मी के तौर पर इसे देखा जाए, या जो ललन सिंह कह रहे हैं कि एक मित्र का मित्र के साथ मुलाकात करने के लिए कोई वजह या वक्त नहीं तय होना चाहिए, और ये सिर्फ उसी दृष्टिकोण से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए काफी अहम माना जा रहा है इस मुलाकात को, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और चर्चा इस बात की थी कि ललन सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसके बाद ललन सिंह मंत्री नहीं बनते हैं, मंत्री सिर्फ आरसीपी सिंह बनते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब ललन सिंह किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, मीडिया में कोई बयान नहीं दे रहे हो, और अचानक से उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से होती है, उपेंद्र कुशवाहा के घर वो जाते हैं और तकरीबन 1 घंटे से भी अधिक दोनों की मुलाकात होती है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, जदयू के अंदर हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इसमें। हालांकि दोनों नेता इनकार कर रहे हैं कि जिस दोनों नेता कह रहे हैं कि कोई खास बातचीत नहीं हुई है, रैली को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है तमाम लोग जानते हैं दो राजनेता मिलेंगे, राजनीति की बात नहीं होगी, ये कैसे होगा? क्या इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा, इस मुलाकात का असर? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं जदयू के अंदर, कई तरीके की चर्चाएं हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, और आज खुद ललन सिंह ने भी एक साफ तौर पर कह दिया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार ने पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया था। उसके बाद अब वो क्या बोल सकते हैं? इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ललन सिंह ने जो आज इस जो बयान दिया है इससे कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए थे उस वक्त से आरसीपी सिंह कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं, और अब एक नया कहीं ना कहीं समीकरण जदयू के अंदर देखने को मिल रहा है। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिल रहे हों, और इस वक्त जब जदयू के अंदर इस बात की चर्चा है कि आखिर एक ही मंत्रिपरिषद के लिए कैसे नीतीश कुमार मान जाते हैं, कैसे आरसीपी सिंह मंत्री बन जाते हैं, तो काफी अहम मुलाकात है और कई इस मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो दो नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों में था उसमें ललन सिंह का नाम भी था, लेकिन ललन सिंह इससे चूक गए, या यूं कहें कि छूट गए। इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन अब ललन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से होनी, जिनकी आरसीपी सिंह के साथ नहीं बन रही थी, ऐसे में इसे साधारण मुलाकात के तौर पर कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए दोनों नेताओं ने सिर्फ ये कहा कि ये मुलाकात उनकी औपचारिक मुलाकात है, लेकिन ये औपचारिक मुलाकात कहीं से नहीं है। जिस तरीके से जदयू के अंदर हलचल तेज हुई, बयानबाजी हुए, खासतौर पर देखिए इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने
ट्वीट कर बधाई भी नहीं दी। आमतौर पर एनडीए के सभी गतिविधियों पर नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जबकि कई महीनों से बिल्कुल, इस तो चीज सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता और बेवक्त नहीं होता है, और इस वक्त इस मुलाकात के भी बड़े मायने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान कह रहे हैं। हाजीपुर पहुंचे थे जमा खान और उन्होंने वहीं पर ये चौंकाने वाला बयान दिया। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे, जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, उसके माफ कीजिएगा मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर मुस्लिम हो गए। जमा खान ने दावा किया कि आज भी उनके पूर्वज के कई राजपूत वंशज जो है मौजूद हैं, उनसे पारिवारिक रिश्ता भी है। यह बड़ा बयान तब सामने आया जब मंत्री से धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया। इस मौके पर जमा खान ने अपने को हिंदू और राजपूत होने का प्रमाण देते हुए अपने कई पूर्वजों के हिंदू नाम तक बता दिए। मान लीजिए मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से बैश्वास आए, बैशाखुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे, 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत से होता है। परिवर्तन कोई जबरी हुई है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं परिवर्तन कर लूंगा। चलिए, हम आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हिंदू मुसलमान का जो डीएनए है वो एक है। बिल्कुल, और अब बात बाढ़ की खबरों की। जी हां, सीतामढ़ी और शिवहर इलाकों की अगर बात की जाए तो यहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन देखिए लापरवाही के इंतहा ये कि इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जो खामियां हैं वो तो हैं ही, लोगों की तरफ से भी संजीदगी नहीं बरती जा रही। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर घुटनों भर पानी में चलने की व्यवस्था लोगों की है, लेकिन यही इस लबालब पानी में, बाढ़ के पानी में बच्चे स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन बच्चों को रोकने या फिर टोकने वाला कोई नहीं है। ये लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बच्चे दिन भर यूं ही बाढ़ के पानी में यहां पर खेलते रहते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां पर ये सभी बच्चे जो हैं इस बाढ़ के पानी में दिन भर खेलते कूदते आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ये एक लापरवाही है। लापरवाही इन बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से इन्हें रोका नहीं जा रहा, आसपास के मौजूद लोगों की तरफ से भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। 15 से ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ देखिए आपको नजर आएंगे, जो बच्चे खेलते कूदते भी है, लेकिन लापरवाही की वजह से 15 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अब जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और देखिए, शिवहर के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। शिवहर के डुमरी कटसरी प्रखंड के कई पंचायत ऐसे हैं जहां बाढ़ से हालत भयावह हो गई है, और यहां चेतन आनंद जो विधायक हैं, उन्होंने नाव से पूरे इलाके का दौरा किया और हैरानी भी जताई कि इतनी परेशानी के बावजूद अब तक यहां सामुदायिक किचन का संचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द बाढ़ पीड़ितों के बीच सामुदायिक किचन चलाने और अनाज वितरण करने की मांग की है। प्रशासन को तो थोड़ा सा जागने की ज़रूरत भी है, और जिस तरीके से उधर जो स्थिति थी, अभी यहाँ पर जो देखा जा रहा है इधर का स्थिति बदतर है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि लोगों का क्या कष्ट है। हम तो कहेंगे कि जल्द से जल्द शिवहर को जो है बाढ़ ग्रसित ऐलान किया जाए, ताकि जो रिलीफ पैकेज है वो लोगों तक पहुँच सके। तो वहीं बगहा में जिस गाइड बांध को बचाने की पहले से कोशिश की जा रही थी, तमाम जतन के बाद वो गाइड बांध जो है वो टूट चुकी है, और इस वजह से तेजी से पानी का बहाव जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ होता हुआ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बगहा की तस्वीर है, जहां धना रतवल पुल के पास गाइड बांध जो है तकरीबन 200 मीटर तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम इस बांध को मरम्मत करने में, इसे दुरुस्त करने में जुटी हुई है। ग्राउंड जीरो से सहयोगी मुन्ना राज की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी नदियों के कहर के बाद अब शांत पड़ी गंडक भी उफनाने लगी है। हम अभी पहुंचे हैं, देखिए गंडक नदी के किनारे, और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट आ रहा है, अभी फिलहाल गंडक बराज में पिछले 24 घंटों से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है,
और बढ़ते जलस्तर के बाद इसका गाइड बांध पूरी तरह टूट गया है और इसका फासला करीब 200 मीटर हो गया है। 200 मीटर में गाइड बांध पूरी तरह टूट गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और इसका पानी तेजी से रिहायशी क्षेत्रों की तरफ फैल रहा है। एक स्थानीय है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये पानी कहाँ कहाँ जाकर प्रभाव कर रहा है। पानी नैना चिरई पंचायत है, नैना गांव है, उसके बाद बगल में करैया बसौली है, उसी जगह में जाकर पानी क्षति क्यों पाएगी। लाखों संख्या की अब तो लापरवाही से क्या है उनका। लगातार देखिए, दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जल संसाधन की विभाग की पूरी टीम यहाँ पहुंची और फ्लड फाइटिंग का काम शुरू हो गया है और इस तटबंध को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर पहुंच गए हैं और जल संसाधन विभाग की कई टीमें यहाँ कैंप कर रही है और इस तटबंध को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है, तटबंधों और बांधों की सुरक्षा का दावा भी किया जाता है और हर साल ऐसी ही तबाही सामने आती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। तो एक तरफ नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लोग खुद ही बाढ़ से बचने की तैयारी भी कर रहे हैं। दरभंगा के हायाघाट से जो तस्वीर सामने आई, वहां उसे देखकर यही लग रहा है कि लोग बाढ़ से बचने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ बाकायदा नाव की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद इसे पानी में उतारा गया। इस मौके पर पान, फूल, धूप, अगरबत्ती से कमला मैया की पूजा की जाती है और जान माल की सुरक्षा की कामना की जाएगी। पूजा में पशुओं की बलि देने की परंपरा है। पूजा के दौरान महिलाएं मंगल गाना गाती हैं। मछुआ समाज में ये परंपरा सालों पुरानी है। कमला जी को पूजा किए हैं हम लोग। दहाड़ जो आता है तो हम लोग नया नाव बनाते हैं, जाकि मछली भी मारे और पार उतरने में आने जाने में सबका सुविधा हो। तो नया नाव बनाए हैं, तो इसलिए पूजा वूजा हम लोग नया बनाते, कोई भी बनाते हैं। मलाह जाति में चाहे कोई भी जाति में नया नाव बनता है तो पूजा होवे करता है। तो उसमें कमला जी का पूजा होता है, आदि गुड़ पान प्रसाद और पाठी भी चढ़ता है। और छपरा सदर अस्पताल में स्थित मलेरिया कार्यालय, इसे देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पर पहुँचने वाला शख्स खुद बीमार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कार्यालय बनाया गया था जो दस्तावेज थे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन पानी इस कदर यहाँ पर इस कार्यालय में भरा हुआ है कि जितने भी दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो सब कुछ पानी में बिखरे आपको नजर आएंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल में पानी घुसने की ये पहली तस्वीर पुरानी है, जिस दौरान ये पानी जो है इस परिसर में समा गया। वहीं अब दस्तावेज और सामान जो यहाँ पर रखे गए थे सुरक्षित मानकर, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। हालांकि जो मलेरिया अधीक्षक हैं अस्पताल के, उनका कहना है कि भवन काफी पुराना है, जर्जर स्थिति में है और इस वजह से पानी हर बार यहाँ पर आता है और इस तरह के हालात से जूझना इनकी भी मजबूरी है। डॉक्यूमेंट्स तो हाँ, पानी लग जाता है तो हम उसे ऊपर की जगह पर रख देते हैं, ऊपर करके रखते हैं। भीजने तो नहीं देते, लेकिन कठिनाई होती है। मेरे चैम्बर तक पानी आ जाती है और हम लोग उसी में कठिनाई का सामना करते हुए भी अपना काम कर रहे हैं। और देखिए, फिलहाल जो बारिश बिहार में हो रही है, उससे शायद कई इलाके के लोगों को अभी निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अलर्ट जारी किया गया। बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हमारे सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। पटना के मौसम की बात कर ले तो अभी धूप खिली हुई है। हालांकि आज अहले सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे तक पटना में बारिश भी हुई है और उसके बाद मौसम जो था सुबह में क्लाउडी वेदर था, लेकिन अभी धूप खिली हुई है। और अगर पूरे बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार के दक्षिणी भाग में बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मानसून ट्रफ हिमालय की तराई की ओर शिफ्ट कर गया था, लेकिन धीरे धीरे अब यह दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है और यही कारण है कि मध्य बिहार समेत आसपास के इलाकों में बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और बारिश के अंतराल में भी अब कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति अब भी बनी हुई है और साथ ही पंजाब से हरियाणा तक एक ट्रफ रेखा दक्षिणी यूपी दक्षिणी बिहार होकर झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और इसके प्रभाव से
आज पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जगहों पर, जबकि पूर्वी बिहार के कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर पश्चिमी बिहार में एक दो जगहों पर भी ऐसी संभावना है कि भारी बारिश हो सकती है। जहां तक उत्तर बिहार की बात है तो उत्तर बिहार की ओर बारिश की गतिविधियों में आंशिक कमी होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर मौसम की बात करें तो इस बार मानसून ने पूरे बिहार में अच्छी खासी बारिश जो है वो करवाई है और निश्चित तौर पर इस बार का मानसून लोगों के लिए एंजॉयमेंट का भी एक बढ़िया साधन रहा। लोग जो है लगातार वेदर को और जो मानसून है उसको एंजॉय करते देखे गए। राजधानी पटना में भी बारिश जो है वो लगातार एक दो दिनों के अंतराल पर होती रही है और जो उमस थी, गर्मी थी, उससे लोगों को निजात भी मिलती रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज तक आपने सुना होगा कि पुलिस वाले अपराधियों पर नकेल कसते हैं, लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो पुलिस वालों पर ही नकेल कसने की है। जी हाँ, जो मुंगेर जिला है वहां पर पुलिसकर्मी जो है वो लापरवाह नजर आ रहे थे और इसलिए एसपी साहब ने इन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी। इस व्यवस्था का नाम दिया गया रोल कॉल सिस्टम। इस व्यवस्था के जरिए सुबह के 10 बजे तमाम अधिकारियों को, तमाम पदाधिकारियों को खुद पुलिस में थाने में मौजूद रहना होगा, सामूहिक फोटो खिंचवानी होगी और उससे फिर भेजना होगा। ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि आप ऑन ड्यूटी पर रहें, ऑन टाइम रहें और तब जाकर आप आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। पुलिस व्यवस्था को चुस्त बनाने को लेके जिला पुलिस कप्तान ने एक नई पहल स्टार्ट की है, नई योजना पे उन्होंने काम किया है जिसका नाम है रोल कॉल। पहले मैं बता दूं कि रोल कॉल है क्या। इसके तहत जिले के 25 थाने के जो पुलिस के स्टाफ जो हैं, जो वहाँ पे एसएचओ हैं, जो वहाँ पे डीएसपी हैं, जो वहाँ पे पदस्थापित हैं, उनको सुबह 10 बजे तक सभी स्टाफ के साथ फोटो खींच के कब अपने एसपी के मोबाइल पे भेजना होता। सभी थाना में एसपी सर के आदेश पे 10 बजे से ये रोल कॉल का नया आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनको उनके ड्यूटी के बारे में समझाया जाता है। जैसे कि 9:30 बजे से जो पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है उनको आज के लिए क्या विशेष निर्देश है, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग और ये ज्वेलर्स के शॉप्स के आसपास चेकिंग के बारे में, सख्त चेकिंग के बारे में निर्देश दिया जाता है। अरुण शर्मा, न्यूज़। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।